वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। सो आज है डे 13 सुपर 30 डेज फ्री कोर्स ऑन ट्रिपल आईटी हैदराबाद पीजीई एग्जाम का, जिसमें कि एल्गोरिदम के सब्जेक्ट को हम काफ़ी डीपली समझने वाले हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं आज के क्लास में। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीडी एल्गोरिदम में एक हफमैन कोडिंग है। ठीक है, तो देखो एल्गोरिदम्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ग्रीडी एल्गोरिदम, डायनामिक प्रोग्रामिंग, एंड दूसरा होता है डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। ग्रीडी फर्स्ट, सेकंड डायनामिक, थर्ड इज डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। तो ये बेसिक एल्गोरिदम्स होते हैं जो गेट एग्जाम में आते हैं और वही आते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी। तो आपका जो ग्रीडी एल्गोरिदम होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम को हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहले हफमैन कोडिंग, जहाँ पे हम डेटा को कंप्रेस करते हैं, यानी कि छोटा बनाते हैं, पर ये भी मेक श्योर करते हैं कि डेटा को कंप्रेस करने में कोई डेटा लॉस नहीं होगा। इसमें आइडिया क्या होता है कि हम सारे कैरेक्टर को वेरिएबल लेंथ का कोड असाइन करते हैं बेस्ड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसको छोटा कोड मिलता है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको बड़ा कोड मिलता है। तो हफमैन कोडिंग में हम हफमैन ट्री बनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो एक बार मैं वीडियो हाइड करके आपको बता दूं कि यहाँ पर किस तरीके से ट्री बन रही है। तो आपको ये टेबल गिवन होगा, आपको बताना है, हफमैन कोडिंग बना करके बताना है। तो आपको सबसे पहले वो दो कैरेक्टर लेने हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और वो ए और बी है। तो हमने ए को और बी को ले लिया। अब ए और बी में किसको लेफ्ट लिखें किसको राइट में। तो ए और बी में जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसको लेफ्ट में लिखेंगे। तो ए 4 है तो 4 छोटे है 6 से, ऑब्वियसली 4 को लेफ्ट में लिखा। फिर 4 6 का सम यहाँ पे 10 हो गया। अब 4 6 को हटा करके आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट टू मिनिमम नोड कौन है, तो 10 और 11। तो 10 लेफ्ट में होगा और 11 राइट में लिख करके आप इन दोनों का सम करोगे तो 21 बन करके ये हफमैन ट्री आएगा। अब 10 11 को हटा करके आप 21 लिख सकते हो। अब नेक्स्ट कौन मिनिमम टू नोड्स हैं, 13 और 14। तो हम 13 और 14 को लेंगे और यहाँ पे 27 सम बना करके फिर इंटरनल नोड 27 बना देंगे। नेक्स्ट टू मिनिमम 16 और 21। तो 21 तो यहीं पे था, अब 16 को यहाँ पे मिला करके आप यहाँ पे हफमैन ट्री 37 नोड का बना सकते हैं। फिर 27 और 37 यही दो मिनिमम बचे, तो 27 यहाँ पे होगा, फिर दोनों को कंबाइन करके आप इस तरीके से 64 लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका हफमैन ट्री। अब आपको क्या करना है कि हर एक कैरेक्टर को वेरिएबल लेंथ कोड देना है। तो हफमैन ट्री एक बार बन जाती है ना, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको ज़ीरो लिखना है, लेफ्ट वाले को सबको ज़ीरो लिखना है, और राइट वाले को सबको 1 लिखना है। या तो आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि 1 लेफ्ट में जितने भी लेफ्ट है वो सारे 1 बना दो, जितने भी राइट है सारे 0 बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ कोड क्या असाइन हुआ है ए को, तो 1 0, नहीं सॉरी, ए को क्या हुआ है 1 1 0 0। तो रूट नोड से आपको ए तक पहुंचना है, तो क्या कोड है 1 1 0 0 हमने लिख दिया। वैसे ही बी का क्या 1 1 0 1। वैसे ही सी का क्या है, तो सी आपका यहाँ पे 1 1 1 सी यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही सबका आपको वेरिएबल लेंथ कोड मिल जाएगा। तो इस टाइप का हफमैन कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको ट्री गिवन है, आपको बताना है कि बताइए कितने बिट्स लगेंगे अगर आप इतने ए इतने बी सी डी को इनकोड करना चाहते हैं हफमैन कोडिंग से। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर ये ट्री नहीं भी गिवन होता तो आपको बनाना आना चाहिए। फर्स्ट टू मिनिमम क्या है 3 और 6, तो 9 आया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टू मिनिमम 9 और 10 है, तो यहाँ पे 19 आया। फिर 14 19, तो यहाँ पे 33 आया। लेफ्ट वाले को आप 0 बना दो, राइट वाले को आप 1 बना दो। तो ए का वेरिएबल लेंथ कोड किया तो ए को 0 मिल गया, बी को कितना मिल गया तो 1 0 0, सी को कितना मिल गया तो 1 0 1, और डी को मिल गया 1 1। अब अगर आपको इनको इनकोड करना है तो 14 इंटू ए का जो लेंथ कोड है, ए का जो कोड है लेंथ है वो कितना है 1 है, तो इसलिए 1। बी का लेंथ कितना है 3 है, तो इसलिए 3 इंटू 3। सी का 3 है तो 6 इंटू 3। डी का 2 है तो 10 इंटू 2। तो टोटल 61 बिट्स लगेंगे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है हफमैन कोडिंग में, वो ये है कि कितने बिट्स सेव हुए। मतलब पहले आप हफमैन कोडिंग नहीं लगाओगे, फिर हफमैन कोडिंग लगाओगे, फिर दोनों का डिफरेंस लोगे, फिर इससे पता चलेगा कितने बिट सेव हुए। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे कैरेक्टर है जो 1 बाइट ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको ये पता करना है कितने बिट सेव हुए, तो पहले आप विदाउट हफमैन लगाओगे। तो विदाउट हफमैन अगर लगाओगे तो टेबल को देखो टोटल कितने नंबर के कैरेक्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालना हो तो उनकी फ्रीक्वेंसी का सम ले लो जो 100 आया है।
और 1 कैरेक्टर का साइज है 1 बाइट मतलब 8 बिट। तो अगर यहाँ पे टोटल 100 कैरेक्टर है तो 100 बाइट मतलब कि 800 बिट का होगा, अगर आप हफमैन नहीं लगाते हो। और अगर आप हफमैन लगाते हो तो उसके लिए हफमैन ट्री बनाओ। तो हफमैन ट्री बनाया, फर्स्ट टू मिनिमम है ए और बी, फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया 14, फिर नेक्स्ट टू मिनिमम है 12 और 13, तो ये हो गया आपका 25, फिर नेक्स्ट टू मिनिमम है 14 और 16, तो ये हो गया आपका 30, और फिर नेक्स्ट टू मिनिमम है 25 और 30, तो ये हो गया 55, और फिर 55 को 45 के साथ रखो तो ये 100 का आया। फिर जितने भी लेफ्ट वाले हैं उसको 0 बना दो। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हफमैन में नंबर ऑफ बिट्स निकालने हैं तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं उसके कोड लेंथ से। तो ए का कोड लेंथ कितना है, तो ए है 11004 है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया है, नाइस लाइक सो ऑन जो अभी हमने किया। तो इसमें 224 बिट्स लगेंगे और आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, मतलब 576 बिट्स सेव हुए हैं। इस तरीके से आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, आप ये भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्या है, इसमें बेसिकली ये पूछा गया कि टोटल कितने बिट्स लगेंगे इस मैसेज को इनकोड करने के लिए, और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर एवरेज बिट्स पर कैरेक्टर क्या है। तो ये तो हमने बहुत बार निकाला है, बट अगर आपसे एवरेज बिट्स पर कैरेक्टर पूछा जाएगा तो आप टोटल नंबर ऑफ बिट्स को और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर से। तो बिट्स ऊपर होंगे, कैरेक्टर नीचे होगा, तो बिट्स कितने 21 और टोटल नंबर के कैरेक्टर्स कितने हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का सम ले लो, दैट इज 11। तो ये एवरेज बिट्स पर कैरेक्टर निकल करके आए। तो हफमैन कोडिंग से जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम, ये भी ग्रीडी एल्गोरिदम होता है। ठीक है, और हफमैन कोडिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है। ठीक है, इसमें एक्सट्रैक्ट मीन ऑपरेशन जो होते हैं वो 2 इंटू एन माइनस 1 टाइम्स कॉल होता है। और जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम में क्या है कि आपके पास जॉब्स होते हैं, हर एक का टाइम दिया रहता है, डेडलाइन दिया रहता है, और आपको बताना होता है कि मैक्सिमम आप कितने जॉब्स कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे जॉब लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं, डेडलाइन लिख देते हैं, और यहाँ पे हम गैंट चार्ट बना देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जॉब 1 का जो है वो 3 डेडलाइन है। तो जॉब 1 का 3 डेडलाइन है, तो 0 1 2, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जॉब 1 की 3 डेडलाइन है, उसको एक ही दिन लगेगा फिनिश करने में, तो उसको हम 3rd डे में शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, फिर जॉब 2 को एक दिन लगेगा और डेडलाइन 4 तक का है, तो हम जॉब 2 को यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका 3 डेडलाइन है, तो जॉब 1 को लास्ट वाले में डालना है, तो हमने लास्ट वाले में डाल दी। वैसे ही जॉब 2 का 4 डेडलाइन है, तो जॉब 2 को 4th वाले में डालना है। फिर यहाँ पे जॉब 3 का 2 डेडलाइन है, तो जॉब 3 को 2nd वाले में डालना है, पर जॉब 3 को काम करने में 2 दिन लगेगा, तो इसलिए 2 बार हमने डाला। तो ऑब्वियसली जॉब 4 का 3 डेडलाइन है और 3 टाइम भी चलेगा, तो 3 डेडलाइन तक तो सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। इसका मतलब कि आप सिर्फ 3 ही जॉब को शेड्यूल कर पाए, 1 2 3 को, 4 को नहीं कर पाए। तो कितने जॉब्स हुए, 3 हुए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में बहुत बार आई है, इसरो में बहुत बार आई है, तो ट्रिपल आईटी में भी आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसमें कि सारे पॉजिटिव एज वेट्स हैं और डिफरेंट है, अगर ग्राफ डिफरेंट एज वेट से बनता है और उसके हर एक एज का वेट आप सेम वैल्यू से इंक्रीज करोगे तो क्या सही होगा। सिंपल सी बात है कि अगर ग्राफ में एज वेट रिपीट नहीं कर रहे हैं और सारे डिफरेंट है लाइक दिस, तो उसकी जो एमएसटी बनेगी वो हमेशा यूनिक बनेगी, तो एमएसटी में कोई चेंज नहीं आएगा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या चेंज होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पी करेक्ट है। शॉर्टेस्ट पाथ क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ग्राफ बनाया है जिसमें कि ए से सी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 3 है, और अगर आप ए से सी वाया बी भी जाते हो तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो 3 ही होगा। तो आप देख सकते हो कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है वो चेंज हो रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सेम ही है। दैट मीन्स कि शॉर्टेस्ट पाथ चेंज हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता ये कहना गलत होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूस्कल एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्रूस्कल एल्गोरिदम में कॉम्प्लेक्सिटी वैसे होता है ई लॉग वी, जहाँ पे ई होते हैं एजेस और वी होते हैं वर्टिसेस। बट अगर एजेस ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो फिर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ई प्लस वी होती है। अब यहाँ पे क्योंकि एम को एजेस और एन को वर्टेक्स माना गया तो आप इसको एम प्लस एन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक ग्राफ है
जिसके पास डिफरेंट एज वेट है, ई मैक्स मैक्सिमम वेट है, ई मीन मिनिमम वेट है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। तो आप इस ग्राफ को बनाइए। आप इस ग्राफ को अगर बनाओगे और इसकी एमएसटी अगर बनाओगे, तो एमएसटी बनाने तो क्या होता है, सबसे कम वाले एज वेट को हम पहले लेते हैं, 1 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, फिर नेक्स्ट मिनिमम 3 है, फिर आप 4 को लोगे। तो 4 को आप नहीं ले सकते बिकॉज साइकिल बन जाएगा और एमएसटी में साइकिल नहीं होती। फिर आप 5 को लोगे। तो देखो अगर ग्राफ में 5 नोड है तो एमएसटी में कितने एजेस होते हैं, n-1 होते हैं। यानी कि जैसे ही एमएसटी में आपको 4 एजेस मिल जाएंगे, आप एमएसटी बनाना छोड़ दोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे एमएसटी में ई मीन है क्या, ऑब्वियसली जितने भी एमएसटी होते हैं उसमें मिनिमम वेट का एज तो होता ही होता है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर ई मैक्स हमारे एमएसटी में है तो हाँ ई मैक्स 5 है, सबसे मैक्सिमम वेट का एज 5 ही है। अगर ई मैक्स है तो उसके रिमूवल से हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप 5 को हटाओगे तो आपका ग्राफ अलग दिखेगा, 5 नोड, और ये अलग दिखेगा, जो बिल्कुल सही इन्होंने बताया है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी को आप देखो। ऑप्शन सी बोल रहे कि कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ई मैक्स को कंटेन नहीं करता, जो गलत है, क्योंकि हमारे एमएसटी में ई मैक्स है, तो ये गलत हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। और ऑब्वियसली अगर डिफरेंट एज वेट है तो यूनिक एमएसटी तो होगी ही होगी, तो ये तो ट्रू ही होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रिम्स एल्गोरिदम का है, कि आपको एमएसटी बनानी है और आपको बताना है कि इस ग्राफ का जब आप प्रिम्स से एमएसटी बनाओगे तो एजेस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आप ऑप्शन ए को देखो। अगर आप ई से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप ई से आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो। तो ई का आउटगोइंग क्या है, 2 है, 10 है, 49 है। ऑब्वियसली तीनों में छोटा कौन है, तो ऑब्वियसली 2 है, तो हम 2 के पास जाएंगे, मतलब ई जी। यस, इट इज करेक्ट। बट ई जी के तुरंत बाद आप सी एफ पे चले गए, बल्कि ये दोनों तो आपके क्या है, इन दोनों एजेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आप जंप नहीं कर सकते ई जी से लेकर के सी एफ, क्योंकि प्रिम्स एल्गोरिदम डिसकनेक्टेड एजेस के लिए वर्क नहीं करता, और इसीलिए ऑप्शन ए तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप ऑप्शन बी पे चलो, जो ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए का आउटगोइंग है 10, 22, 7, तो ऑब्वियसली हम ए डी सेलेक्ट करेंगे बिकॉज 7 सबसे छोटा है। आप ए बी को अगर सेलेक्ट करते हो सबसे पहले तो वो गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ए बी लिखा हुआ है, क्योंकि 10 7 से बड़ा है, तो आप 10 को नहीं ले सकते हो। तो या तो आंसर बी होगा या तो डी होगा। अब ए डी के बाद आप किसको लोगे, तो देखो अब जब हम ए डी को विजिट कर लेंगे तो डी के आउटगोइंग और ए के आउटगोइंग में सबसे छोटा कौन है, 10, तो हम 10 को लेंगे, तो ए डी के बाद ए बी आएगा। उसके बाद बी के आउटगोइंग में 49 आ रहा है, 30 आ रहा है। 49, 30, 22, 26, 22 में सबसे छोटा क्या है, 22 है। तो आप ए सी भी ले सकते हो, आप डी एफ भी ले सकते हो। तो आपने ए सी लिया यहाँ पे डी एफ लिया, कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों छोटे। अब आप सी का आउटगोइंग देखो, 10 आ रहा है, 4 आ रहा है, ऑब्वियसली 4 सबसे छोटा है, तो हम सी एफ को लेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटा है 5, जो एफ का आउटगोइंग है, तो हम एफ जी को लेंगे। यहाँ पे क्योंकि जी ई लिखा हुआ, देखो सीधे यहाँ पे सी एफ से जी ई कर दिया, अगेन दे आर डिस्कनेक्टेड एजेस, तो ऑप्शन बी एलिमिनेटेड एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। ना ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जहाँ पे एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, ठीक है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ वी ई, क्रूस्कल एल्गोरिदम की होती है ई लॉग वी, और फ्लॉइड वॉशर एल्गोरिदम की होती है बिग ओ वी क्यूब, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की होती है बिग ओ वी प्लस ई। ओके, सो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम वी ई होता है, जहाँ पे वी वर्टेक्स से ई एजेस है, क्रूस्कल हो, प्रिम्स हो या डिजिस्ट्रा हो, तीनों की ई लॉग वी होती है। फ्लॉइड वॉशर की बिग ओ वी क्यूब होती है, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की बीएफएस की, डीएफएस की, कनेक्टेड कंपोनेंट की, और आर्टिकुलेशन पॉइंट को ढूंढने की, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ वी प्लस ई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम जो होता है वो बहुत सारे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ द करेक्ट वन, ये कि कब इसकी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ वी स्क्वायर। अगर आप इसको बाइनरी हीप से इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ई लॉग वी। और अगर आप इसको फिबोनाची से इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये होती है बाइनरी हीप के लिए, और फिबोनाची हीप के लिए होती है बिग ओ ई प्लस वी लॉग वी। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीनों यहाँ पे डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम से रिलेट करता है, ठीक है।
सो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाइनरी ही पूछा है, तो इसका आंसर होगा बिग ओ ई प्लस वी लॉग बी। हाँ ओके ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा, बिकॉज ये आपका हो गया फिबोनाची हीप का, ये हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स का, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इट इज एक्चुअली बिग ओ ई प्लस वी लॉग बी। तो ये आपका ये आपको बाइनरी हीप के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो बाइनरी हीप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिग ओ ई लॉग वी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिग ओ ई प्लस वी एंड लॉग वी। बाकी फिबोनाची हीप का क्या होता है, तो बिग ओ ई प्लस वी लॉग वी। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर क्रूस्कल्स एल्गोरिदम। तो क्रूस्कल प्रिम्स दोनों ही एमएसटी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं किसी भी ग्राफ से। क्रूस्कल में सबसे मिनिमम वेट के एज को हम पहले लेते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि ए बी का एज वेट कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एजेस होंगे तो वो करेक्ट है, और अगर नहीं तो वो इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियसली ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑप्शन डी, क्योंकि 3 वाला पहले आ गया, 2 वाला बाद में, तो दैट इज वाई ऑप्शन डी इसका सीक्वेंस नहीं हो सकता। वैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिदम से, तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि डिसकनेक्टेड एजेस के लिए वर्क नहीं करता, और बाकी जो मिनिमम है वो आपको लेना है ना। इस तरीके से आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। हाँ, एक लास्ट है फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी ग्रीडी एल्गोरिदम होता है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉग इन की लेता है। फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको आइटम्स गिवन होते हैं, उनके वेट गिवन होते हैं, और उनसे एसोसिएटेड प्रॉफिट भी गिवन होता है, और हमारे पास एक नैपसेक होता है, एक बैग होता है, जहाँ पे हमें उन आइटम्स को डालना होता है, उस पर्टिकुलर वेट को। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आपको वैल्यू बाय वेट रेशियो कैलकुलेट करना है, फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और फिर आपको 1 बाय 1 एलिमेंट को डालना है। इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है एन लॉग एन, क्योंकि इसमें हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम का यूज करते हैं सॉर्ट करने के लिए। तो फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम में आपको अगर ये दे रखा है कि बैग नैपसेक की कैपेसिटी 60 kg है, आइटम्स ये दे रखे वेट वैल्यू, तो पहले आपको वैल्यू बाय वेट रेशियो निकालना है। तो आपने निकाल लिया 30/5 6, 40/10 4। उसके बाद आप देखना है कि सबसे पहले कौन से आइटम को डालना है जिसका रेशियो सबसे हाईएस्ट है। किसका है, आइटम 1 का। तो आप आइटम 1 को नैपसेक में डाल दोगे, और आपको कितना प्रॉफिट होगा, 30। तो प्रॉफिट यहाँ पे 30 का है, और नैपसेक का वेट है आपको 60 kg का, और अब वेट बचा है 5 माइनस करके 55। अब नेक्स्ट यहाँ पे आइटम 2 आप डालोगे। तो आइटम 2 डाला जिसका वेट है 10, तो 10 वेट और कम हो गया, और इससे एसोसिएटेड प्रॉफिट है 40, मतलब कि 70 हो गया। फिर नेक्स्ट आइटम है आपका 3। आइटम 3 है जिसका वेट है 15, तो ये 30 बचा, और यहाँ पे आइटम 3 डाला, और इससे वैल्यू कितना है 45, मतलब कि 105, सॉरी 115। फिर आपको डालना है आइटम 4 जिसका वेट है 22, ठीक है। तो आइटम 4 को आपने डाला, और यहाँ पे 8 वेट बचा, और आइटम 4 की जो वैल्यू है वो 77 है। तो अब 77 इस तरीके से प्लस कर दोगे। ओके, आई एम सॉरी, एक चीज गलत हो गई ठीक है, मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा जिसकी रेशियो उसको डालना है। जैसे कि आपने सबसे पहले आइटम 1 को डाला, उसके बाद आप आइटम 2 को डालोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रेशियो उसकी, फिर उसके बाद आप आइटम 5 को डालोगे ना, क्योंकि उसके बाद सबसे ज्यादा रेशियो आइटम 5 की है। तो जब आप आइटम 5 को डालोगे तो नैपसेक का वेट सिर्फ 20 ही बचेगा, क्योंकि इसका वेट है 5, इसका 10, इसका 25। तो ऑब्वियसली 40 वेट खत्म हो गया, और यहाँ पे बचा कितना, 60 में से 20। फिर नेक्स्ट आप 22 वेट के आइटम 4 को डालो, जो है नहीं हमारे पास इतना, तो इसलिए हम इसका फ्रैक्शन डालेंगे। हम इस आइटम को तोड़ करके डालेंगे, बिकॉज अभी भी हमारे पास 20 kg है, तो अब इसमें से 22 में से 20 तो डाल ही सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 22/77 इंटू 20, कि 22 आप डालोगे, ठीक है। ये फ्रैक्शन आप डालोगे, तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एज एम टोटिंग नोटेशन से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 फंक्शन आपको दे रखे हैं, और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो, बिग ओ के अंदर वही फंक्शन आता है जो ज्यादा टाइम लेता है, बिग ओमेगा के अंदर वो फंक्शन आता है जो कम टाइम लेता है, और बिग थीटा के अंदर वो फंक्शन आता है जो इक्वल टाइम लेता है, ठीक है।
तो ये आपका होता है बेस्ट, ये होता है वर्स्ट केस के लिए, ये होता है बेस्ट केस के लिए, और ये होता है एवरेज केस के लिए। सो आपको एफ ऑफ एन दे रखा है, जी ऑफ एन दे रखा है। जी ऑफ एन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, कि यहाँ पर आप एन को नीचे ले आओ, टू को ऊपर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसका मतलब होता है 1। तो जी ऑफ एन भी इतना हो गया और एफ ऑफ एन भी इतना हो गया। सो दैट इज वाई यहाँ पे जी ऑफ एन जो है और एफ ऑफ एन यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी एच ऑफ एन जो है वो आपका सबसे बड़ा है यहाँ पर, बिकॉज एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन की पावर एन। तो बिग ओ के अंदर एच ऑफ एन ही आएगा जब आप उसको जी ऑफ एन या एफ ऑफ एन से कंपेयर करोगे, तो इसलिए ये कहना गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेकरेंस रिलेशन से। ये बहुत बार पूछा गया है कि आपके पास यहाँ पर एक प्रोसीजर दे रखा है टी ऑफ एन इज इक्वल टू, इसको आप टी ऑफ रूट एन कह सकते हो, और प्लस सम कांस्टेंट एज यू कैन सी दैट, और यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी, तब आप ये रिटर्न करोगे क्योंकि एल्स में आ रहा है। इस टाइप के रेकरेंस रिलेशन की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो जहाँ पे रूट n आ रहा हो, तो आपको करना क्या है कि n को 2 की पावर m ले लेना है, और यहाँ पे t ऑफ 2 की पावर m को s ऑफ m ले लेना है। तो सिंपली होगा क्या कि इसको आप रूट n ले रहे हो, है ना, तो इसको आप सिंपली क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैंने इस चीज को क्या लिखा, तो दिस इज नथिंग बट टी ऑफ 2 की पावर m इज इक्वल टू टी ऑफ 2 की पावर m बाई 2 प्लस c1, और इसको हमने s ऑफ m ले लिया इज इक्वल टू s ऑफ m बाई 2 प्लस c, और इस पे अब आप लगा सकते हो मास्टर थ्योरम। तो जब आप मास्टर थ्योरम इसमें लगाओगे तो आप देख सकते हो कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, एंड k की वैल्यू 0 है, ठीक है, p की वैल्यू 0 है। तो ऑब्वियसली a के b की पावर k के से ग्रेटर देन या इक्वल, ऑब्वियसली इट इज द इक्वल वाला केस, क्योंकि a और b की पावर k दोनों 1 आएगा। तो आप मास्टर थ्योरम का सेकंड केस लगाओगे, उसमें भी आपको देखना है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो हाँ, तो दैट मीन्स कि इट विल गिव यू थीटा ऑफ n की पावर log b a डॉट log की पावर p प्लस 1 n। तो थीटा ऑफ n की पावर log b क्या है और a क्या है, तो ऑब्वियसली दिस इज 1 एंड डॉट log की पावर 0 प्लस 1 दैट इज log n। सो इट विल गिव यू व्हाट, तो इसको आपको 2 की पावर 0 रखना है, तो n की पावर 0 ये हो जाएगा थीटा ऑफ log m। तो ये log m देखो निकल कर के आया। अब आपको पता है यहाँ से कि m इज इक्वल टू log n, तो m की जगह पे आप log n लिख दोगे, एंड दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल। टार ऑफ हेनॉय का रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। तो ये आप देख सकते हो, इसका बेसिक भी यहाँ पे गिवन है। और यस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दो फंक्शन गिवन है और आपको बताने कि कौन बड़ा है इसमें से। तो देखो एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को हमने यहाँ पे लिखा, दोनों साइड से एन को कैंसिल आउट करो तो एन लॉग इन, और ये लॉग इन की पावर 10 बचेगा ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से एक लॉग इन हटाओ, यहाँ से एक लॉग इन हटाओ, तो ये n बचेगी और लॉग इन की पावर 9। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर दो लॉग इन, तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी log n एंड दिस इज 9 log n। ऑब्वियसली इनमें से बड़ा कौन है, f ऑफ n ही है, क्योंकि जितना ज्यादा log होता है उतना कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे बिग O के अंदर f ऑफ n आएगा, एंड दैट इज वाई इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सो दिस वे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली इस छोटे से वीडियो में एल्गोरिदम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पूरी प्रिपरेशन अनअकैडमी से करना चाहते हैं गेट एग्ज़ाम की, तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं अनअकैडमी लर्नर्स के 2024 में। टॉप 7 लर्नर्स है, रैंकर 1 अनअकैडमी गेट 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ आज तक 11,999 में। टुडे लास्ट डे टू गेट दिस ऑफर प्राइस, और ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा। तो आप रेफरल कोड यूज करें हेलो सोनू 01, ताकि आपको ये अमेजिंग ऑफर मिल जाए, ये डिस्काउंट मिल जाए, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाए, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो पाए। ठीक है, और अगर आप 1 ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में आज अवेलेबल है, दैट इज 17,999 पे। और 2025 के लिए आप 1 साल का प्लस लें जो 12,000 का है, और 2026 के लिए आप 2 साल का प्लस लें जो सिर्फ 20,000 का है। और इतने बड़े बड़े ड्यूरेशन में आप गेट CSIT डेटा साइंस प्लेसमेंट तीनों एग्जाम के प्रिपेयर कर पाओगे।
हमारे न्यू बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं गेट CSIT के, जहाँ पे मैं सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रही हूँ, डेटा साइंस, पाइथन प्रोग्रामिंग और प्लेसमेंट के लिए सी और पाइथन। ये मेरे कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे गेट परीक्षा डेटा साइंस का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है, जो फ्री है सब्सक्रिप्शन के साथ। आइकॉनिक में आपको बुक्स भी मिलते हैं, इसलिए यह थोड़ा सा महंगा होता है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको जाना है इस लिंक पे unacademy.com, गोल सेलेक्ट करना है गेट CSIT। ओके, और सब्सक्रिप्शन प्लान आप प्लस चूज करते हो, और यहाँ पर अगर आप जाओगे प्रोसीड टू पे करोगे तो आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो आपको हेलो सोनू 01 कोड अप्लाई करना है, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 12,000 पे पड़ेगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपका कल तक वैलिड है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आप 14 अप्रैल, सॉरी आज तक वैलिड है, तो आप जल्दी से आज सब्सक्राइब कर लें।